Hello, my dear friends. My name is Amit Punia and I am your English teacher. दोस्तों, हम स्पीकिंग कोर्स में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं और आशा करता हूं कि आप भी मेरे साथ कंसिस्टेंटली बने हुए हैं। दोस्तों, एक एक टॉपिक अगर आप हर रोज पढ़ते हो तो आई गारंटी दैट यू विल इम्प्रूव योर इंग्लिश एज सुन एज पॉसिबल बिकॉज इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आपको सिर्फ अंग्रेजी सीखने के लिए वर्ड आने चाहिए, इन्वायरमेंट मिलना चाहिए। देखो, चीज़ें सब कुछ जरूरी होती हैं, लेकिन एक फाउंडेशन होती है। कोई भी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो उसके लिए एक फाउंडेशन रखी जाती है। जैसे कि मैं अभी जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ये एज एन फाउंडेशन है। कल को जब आप ट्रांसलेशन करोगे या स्पीकिंग पर जाओगे तब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड सेंटेंस में कहाँ पर रखना है। और अगर आप रीडिंग करते हैं तो आपको पता चलेगा कि हाँ, इस वर्ड का यहाँ पर ये सेंस होता है, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर इस टाइप से बना हुआ है और हिंदी वाक्य में इसका अर्थ ये होता है। तो दोस्तों, जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आप लोगों को ग्रामर सिखा दूँ 100% तभी आप इंग्लिश बोलोगे। ऐसा तो नहीं होता है। जैसे कि एक बच्चा होता है तो उसको सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? मम्मी पापा। फिर वो धीरे धीरे हम लोगों को सुनकर बोलना सीख जाता है। उसे न तो उसकी ग्रामर की नॉलेज होती है, न किसी और चीज की। सबसे बेसिक थिंग क्या होती है? उसे पता होता है कि वो पानी है, इसको पानी कहा जाता है, या उसे इंग्लिश में सिखा दिया जाता है कि ये पानी है और ये वाटर कहते हैं। तो इस तरह से एक एक वर्ड बनकर आपकी पूरी वोकेबलरी 4 से 5 साल में पूरी हो जाती है और एक बच्चा अच्छे से बोलने लग जाता है। तो दोस्तों, उसको बोलने के लिए कितना टाइम लगा? 4 साल। और कईयों को ज़्यादा भी लग जाता है, कईयों को थोड़ा कम लगता है, लेकिन टाइम लगता है। लेकिन वे हर रोज कुछ ना कुछ नया सुनते हैं, नया सीखते हैं। इसी प्रकार आप भी इंग्लिश में हर रोज मेरे साथ जब बने हुए हैं तो जो चीज़ें वर्ड इंग्लिश में आए हैं और उनकी हिंदी दी हुई है, तो दोनों को साथ में याद रखने की कोशिश कीजिए। मैं वोकेबलरी एक्सरसाइज भी दे रहा हूँ। अभी मैं थोड़ा ग्रामर पे फोकस कर रहा हूँ स्पीकिंग इंग्लिश में, ताकि आपकी फाउंडेशन थोड़ी स्ट्रांग हो। और उसके बाद साथ साथ में ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेज भी प्रोवाइड करूंगा। अभी मैंने कुछ ग्रामर के और टॉपिक भी स्टार्ट किए हैं जो राइटिंग से रिलेटेड हैं। हाउ कैन वी राइट एन एप्लीकेशन? तो दोस्तों, आप धीरे धीरे करके मेरे साथ चलते रहिए और मैं गारंटी देता हूँ, जो 4 पिलर इंग्लिश के होते हैं, लिसन, स्पीक, रीड, राइट, आप चारों में बेटर फील करोगे कुछ ही दिनों में। लेकिन दोस्तों, उसके लिए आपको कंसिस्टेंटली मेरे साथ बना रहना पड़ेगा। ये नहीं है कि 10 दिन देख लिया, अरे मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, मैं इसको क्विट कर देता हूँ। देखो दोस्तों, जो लोग सक्सेस होते हैं उनको फेलियर बहुत बार होती है। वो बहुत बार फेलियर को फेस करते हैं और कंसिस्टेंसी अपने काम को करते रहते हैं, तभी उन्हें सफलता मिलती है। इसी प्रकार एक बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, आज ये टॉपिक समझ नहीं आया, क्लोज द बुक, क्लोज द लैपटॉप, क्लोज द फोन, नेक्स्ट डे यू कैन स्टार्ट। ये कह सकते हैं कि फिर से स्टार्ट करो। और फिर अगर नहीं समझ में आता तो फिर से क्विट करो, फिर से लगो। एक मेरा भी एक फंडा है दोस्तों। जैसे मैं कोई नई चीज़ सीखता हूँ तो मुझे अगर वो समझ में नहीं आती है तो मैं क्या करता हूँ, बुक्स को बंद करके छोड़ देता हूँ। अगले दिन दोबारा उठाता हूँ, समझ में आए तो ठीक, वरना क्लोज करके फिर छोड़ देता हूँ। और फिर जब शांति से लेटा हुआ होता हूँ तो उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सोचता हूँ कि इसमें क्या दिया गया था। और धीरे धीरे जब मेरी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, तब मैं वो बुक खोलकर जब लेसन को पढ़ता हूँ तो वो मेरे समझ में आ जाती है। देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीचर हूँ या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट रहा हूँ। मैं भी एक, हाँ, यू कैन से दैट, बहुत ही वीक स्टूडेंट रहा हूँ।
लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी इंग्लिश बहुत ही बेहतरीन है, अमेजिंग इंग्लिश बोलता हूँ। लेकिन जब मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो मुझे एक ऐसे साथी की ज़रूरत होती है जो इंग्लिश में कन्वर्सेशन करे, ताकि मैं उसके वर्ड्स पकड़कर, उसके सेंटेंस पकड़कर उस अपने अपने सेंटेंस बनाऊं और अपने स्पीकिंग करूं। अब मैं यहाँ पढ़ाते वक्त हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है वो मोस्टली हिंदी मीडियम स्टूडेंट से रिलेटेड है, और इंग्लिश मीडियम को भी के स्टूडेंट भी इंग्लिश ऐसे ही सीखते हैं। बस उन्हें थोड़ा सा वर्ड्स का नॉलेज होता है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि इंग्लिश के वर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं। तो वो भी मदर टंग के थ्रू ही इंग्लिश सीखते हैं। तो दोस्तों, कुछ चीज़ें हिंदी मीडियम के लिए बेटर होती हैं, कुछ चीज़ें इंग्लिश मीडियम के लिए बेटर होती हैं। लेकिन अगर आपको ये कहता है कोई कि आप 15 दिन के लिए ये कर लीजिए, आपकी इंग्लिश बेटर हो जाएगी, आई एग्री, हो जाएगी। लेकिन उसके पीछे जो कंडीशन होती है ना, वो कोई नहीं बताता। कंडीशन ये होती है कि आप एक कम से कम 12th पास या 10th पास होने चाहिए, और आपको वर्ड्स का नॉलेज होना चाहिए, थोड़ी बहुत ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप प्रैक्टिस करो तो 15-20 दिन में आपका फ्लो बन जाए और आप थोड़ा थोड़ा करके सीख जाओ। अगर आप किसी 5वीं के बच्चे को जो हिंदी मीडियम का है उसे इंग्लिश सिखाने बैठो, तो कैसे सिखाओगे, कितने दिन में सिखाओगे? एक 5वीं क्लास का बच्चा डेली कितने वर्ड याद रख सकता है? 5वीं क्लास का छोड़ो, हम जिस एज में है वो हम भी कितने वर्ड्स पर डे सीख सकते हैं? 5, 7, 10। लेकिन अगले दिन फिर 10 सीखेंगे, उनमें से पिछले वाले 5 भूल जाएंगे। फिर नेक्स्ट डे फिर 10 सीखेंगे, पीछे वाले 10 भूल जाएंगे। फिर से उनको रिपीट करेंगे तो वो फिर आएंगे। फिर से अगले सीखेंगे, कुछ फिर से पार्ट भूल जाएंगे। तो इसी प्रकार साइकिल चलता रहता है। तो सभी के लिए प्रॉब्लम होती है, सभी को फेस करनी पड़ती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप भी एक ना एक दिन इंग्लिश सीख जाएं, क्योंकि मेरा पर्पज पैसे कमाना नहीं है। क्योंकि मैंने जो स्ट्रगल किया था इंग्लिश के लिए, उससे मुझे समझ में आया कि कोई तो होना चाहिए जो मेरी हेल्प कर देता। तो इसीलिए मैं लगा हुआ हूँ दोस्तों, और आपको सही से गाइड कर रहा हूँ। अब मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट किया है, इस ब्लॉग के ऊपर मैंने जो स्पीकिंग इंग्लिश कोर्स स्टार्ट किया है, उसके अलावा भी पूरी ग्रामर बहुत ही डेप्थ से समझाई हुई अलग अलग लिंक में आपको मिल जाएगी। अदरवाइज आप बस इस स्पीकिंग कोर्स को फॉलो कीजिए। जिस दिन ये स्पीकिंग इंग्लिश कोर्स खत्म होगा, मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी इंग्लिश पहले से 200 बेटर होगी। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एडवर्ब, यानी कि क्रिया विशेषण। आप जानते हैं कि क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया विशेषण वो शब्द होता है, यानी कि एडवर्ब वो शब्द होता है जो वर्ब यानी कि क्रिया, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, या किसी अन्य एडवर्ब की करेक्टरिस्टिक यानी कि उसके बारे उसको डिफाइन करे या उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी दे, तो उसे हम एडवर्ब कहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, सी स्पीक क्लियरली, वह स्पष्ट बोलता है। तो यहाँ पे बोलना कैसा आया? ये एक वर्ब है बोलना, और इसको डिफाइन कर रहा है क्लियरली, यानी कि स्पष्ट तरीके से बोलना। आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊंगा। यहाँ पर टुमारो क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि टाइम को दिखा रही है। ही रन्स वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ता है। यहाँ पर फास्ट एक एडवर्ब है, और उसी के साथ वेरी इसकी एडवर्ब एक और लग कर आ गई, जो कि इसको थोड़ा और इम्फेसाइज करती है कि वो बहुत ज्यादा तेज दौड़ता है। ज्यादातर जो एडवर्ब होती हैं वो एलवाई से बनती हैं, जैसे क्विक का क्विकली। लेकिन सभी में ऐसा नहीं होता कि आप ये रूल लगा लो कि हर एडजेक्टिव के आगे एलवाई लगा दो, वो एडवर्ब बन जाएगी। ऐसा नहीं होता, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में एलवाई से ही एडवर्ब बनती है।
चलिए दोस्तों, एडवर्ब्स के टाइप देखते हैं एक एक करके। पहला है एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कि कैसे, यानी कि कोई चीज किस प्रकार से हो रही है, उसके करने का क्या ढंग है, या वो कैसे की जा रही है। जैसे कि ही स्पीक सॉफ्टली, वह धीरे बोलती है। यानी कि स्पीक किस टाइप से किया गया, सॉफ्टली। यानी कि सॉफ्टली क्या है, यहाँ की एडवर्ब जो कि डिफाइन कर रही है एक वर्ब को। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, यानी कि बोलने का ढंग बता रहा है कि बोलने का कैसा ढंग है, सॉफ्टली। ही रन फास्ट, यहाँ पर फास्ट क्या है, एक एडवर्ब है जो रन को डिस्क्राइब कर रही है कि दौड़ने का तरीका क्या है या ढंग क्या है, फास्ट यानी कि तेज दौड़ना। दे वर्क केयरफुली, उन्होंने ध्यान से काम किया। यानी कि काम करने का ढंग क्या था, केयरफुली, यानी कि ध्यान से। अब बात करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम की। एडवर्ब ऑफ टाइम वो होता है दोस्तों जो वाक्य में बताता है कि कोई कार्य कब हुआ, कब हो रहा है, या कब होगा, या कब होता है। जैसे कि टुडे, यस्टरडे, नाउ, टुमारो, सून, लेटर इत्यादि। फॉर एन एग्जाम्पल, आई विल कॉल यू टुमारो, मैं तुम्हें कल फोन करूंगा। यानी कि कॉल कब करेगा, टुमारो, तो एडवर्ब ऑफ टाइम हो गई। सी फिनिश्ड हर वर्क यस्टरडे, उसने अपना काम कल खत्म कर लिया। यानी कि काम कब खत्म किया, यस्टरडे, तो टाइम क्या है, यस्टरडे, एडवर्ब ऑफ टाइम। अगला है दोस्तों एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस दिखाता है कि कार्य कहाँ हुआ, हो रहा है, या होगा। जैसे कि हियर, यानी कि यहाँ, देयर वहाँ, आउटसाइड बाहर, इनसाइड अंदर, अबो ऊपर, बिलो नीचे। फॉर एन एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड, बच्चे बाहर खेल रहे हैं। कहाँ खेल रहे हैं दोस्तों, बाहर। किसको दिखाया, आउटसाइड को। यानी कि आउटसाइड क्या दिखा रहा है, एडवर्ब वो प्लेस की बाहर। कम हियर, यहाँ आओ, मतलब कहाँ आना है, यहाँ। यहाँ मतलब कोई प्लेस है। मैं मान लो कि मैं कॉल कर रहा हूँ किसी के पास, और मैंने उसको बोला प्लीज ब्रदर कम हियर। कम हियर यानी कि मैं जहां पर हूं वहां आओ। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस को दिखाता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वह शब्द होता है जो यह बताता है कि काम कितनी बार हुआ, यानी कि कितनी बार को बताता है। जैसे कि ऑलवेज, हमेशा, यूजुअली, आमतौर पर, ऑफन, अक्सर, समटाइम, कभी कभी, रेयरली, बहुत कम, या दुर्लभ, नेवर, कभी नहीं। जैसे कि आई ऑलवेज वेकअप अर्ली, मैं हमेशा सुबह जल्दी उठता हूँ। यानी कि जो उठने का काम है वो हर रोज होता है। यानी कि कब होता है, सुबह जल्दी उठने का जो काम है वो डेली बेसिस पर है। सी इज ऑलवेज हैप्पी, वह हमेशा खुश 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 रहती है। यानी कि उसके खुश होने का टाइम क्या है, ऑलवेज। यानी कि फ्रिक्वेंसी बता दिया कि वो हमेशा खुश रहती है, यानी कि लगातार खुश रहती है। ही ऑफन प्लेज फुटबॉल, वह अक्सर फुटबॉल खेलता है। यानी कि फुटबॉल खेलने का टाइम क्या है उसका, यानी कि वो कितनी बार खेलता है, ऑफन, यानी कि अक्सर। यानी कि आज भी खेल लिया, परसों भी खेल लिया, कल भी खेल लिया, तो कभी नहीं खेला। लेकिन उसके खेलने का जो टाइम है, जो फ्रिक्वेंसी है, वो जो बता रहा है कि कितनी बार वो काम होता है, वो लगभग यानी कि प्राय होता रहता है। एडवर्ब ऑफ डिग्री, कितना, यानी कि परिणाम क्रिया विशेषण, यह बताता है कि कोई काम कितना, किस हद तक हुआ है। यानी कि यह क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की मात्रा या सत्तर को
दर्शाता है या क्वांटिटी या लेवल को बताता है। जैसे कि वेरी, टू, क्वाइट, ऑलमोस्ट, इनफ, कंप्लीटली, एक्सट्रीमली। सी इज वेरी हैप्पी। वो कितनी खुश है। हैप्पी यहाँ पे एक एडजेक्टिव है जो बताता है कि वह कितनी खुश है, जो कि एडवर्ब है हमारी वेरी, वो बताती है कि वो बहुत ज्यादा खुश है। यानी कि उसको थोड़ा सा और इम्फेसाइज कर दिया। द वाटर इज टू हॉट, यानी कि जो वाटर जो गर्म है वो कितना गर्म है। टू मतलब बहुत ज्यादा, जिससे कि नहाया नहीं जा सकता। ही ऑलमोस्ट फिनिश्ड हिज वर्क, लगभग काम पूरा कर लिया उसने। तो दोस्तों, ही ऑलमोस्ट फिनिश्ड द हिज वर्क, यानी कि उसने कितना काम कर लिया। ऑलमोस्ट मतलब लगभग पूरा कर लिया, थोड़ा बहुत बचा हुआ है। तो जो एडवर्ब ऑफ डिग्री होती है, वो जो काम हो रहा है वो कितना या कितनी मात्रा में हो चुका है, होगा, या हो रहा है, को बताता है। अगला है एडवर्ब ऑफ रीजन, यानी कि क्यों। यानी कि क्यों का जो उत्तर दे उसे हम एडवर्ब ऑफ रीजन कहते हैं। जैसे कि बिकॉज, सिंस, देयरफॉर, सो, हैंस, एज। यानी कि ये शब्द किस लिए उपयोग होते हैं, वाक्य में पूछने के लिए कि काम क्यों हुआ है। एडवर्ब ऑफ रीजन क्या बताता है दोस्तों, काम क्यों हुआ है, इसके पीछे कारण क्या है। जैसे कि ही डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही वॉज इल, वह स्कूल नहीं गया क्योंकि वह बीमार था। तो स्कूल न जाने का क्या कारण है, बिकॉज। बिकॉज यहाँ पर क्या दिखा रहा है, एडवर्ब को, और किस कारण को दिखाया है, ही वॉज इल, वह बीमार था। बिकॉज ही वॉज इल यह बताता है वह स्कूल नहीं गया। एक और उदाहरण लेते हैं दोस्तों। सी वर्कड हार्ड, उसने कठिन मेहनत की। देयरफॉर, इसलिए, सी पास द एग्जाम, उसने एग्जाम पास कर लिया। यहाँ पर देयरफॉर हमारा एडवर्ब ऑफ रीजन है। यानी कहने का मतलब ऐसा वर्ड है जो रीजन को दिखा रहा है। यानी कि सी पास द एग्जाम, इसके पीछे आकर उसको एक रीजन के तौर पर बता दिया, उसका परिणाम भी बता दिया। यहाँ पर देयरफॉर दर्शाता है कि मेहनत करने के कारण वह पास हुई। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, जैसे कि यस, सर्टेनली, डेफिनेटली, श्योरली, इंडीड, वास, यानी कि हाँ, निश्चित रूप से, पक्के तौर पर, श्योरली, इंडीड यानी कि वास्तव में। यानी कि जब हम किसी से कुछ पूछते हैं तो उसका आंसर अगर हाँ में आता है, यानी कि पुष्टि करता है कोई चीज की कि हाँ भाई ये तो ऐसा ही होगा। सपोज करो मैं कहता हूँ कि इग्नू में पास होना थोड़ा सा मुश्किल है, तो जो मेरा दोस्त है वो कहता है कि हाँ भाई आप सही कह रहे हो। तो उसका जो उत्तर आया वो एज ए अफर्मेशन आया, यानी कि मेरी ही बात को उसने हाँ में बदल दिया, पुष्टि कर दी कि हाँ ये तो ऐसा ही होता है। तो दोस्तों, जब कोई अफर्मेशन कहने का मतलब, जब कोई आपके क्वेश्चन का या आपके वाक्य के जो आप बोलते हो उसका जो उत्तर है वो हाँ में मिले, तो उसे अफर्मेशन कहते हैं, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहते हैं। लेकिन अगर उत्तर ना में मिले तो उसे हम एडवर्ब ऑफ नेगेशन कहते हैं। नेगेशन की कुछ एग्जाम्पल है, नोट, नेवर, नो, नाइदर, नोर। मैं कहता हूं कि यार मुझे लगता है कि वह लड़की परेशानी में है। तो अगला कहता है नो, सी इज हैप्पी, वह खुश है, तो कोई परेशानी नहीं होगी उसको। तो इसका उत्तर किस में है, ना में। जैसे कि एक एग्जाम्पल इसको दोबारा से दोहराते हैं। सी इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। जैसे कि मैंने कहा यार वो आज तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से बोल रही है, शायद वह खुश है आज।
लेकिन दोस्त कहता है नहीं यार, उसके घर पे थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, सो शी इज नॉट हैप्पी। तो दोस्तों ऐसे भी बोल सकते हैं, आई डो नॉट गो टू स्कूल, ही नेवर लाइज, वह कभी झूठ नहीं बोलती। तो दोस्तों जब किसी सेंटेंस या क्वेश्चन का आंसर हमें नेगेटिव मिले, या जो हम बोल रहे हैं वो नेगेटिव साउंड करे, तो उसे हम एडवर्ब ऑफ नेगेशन कहते हैं। अगला है दोस्तों इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इंटेरोगेटिव एडवर्ब क्या होते हैं दोस्तों? जैसे कि वेहन कब, वेहर कहाँ, वाई क्यों, हाउ कैसे। जैसे कि आपने पूछा वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, तो इसका आंसर वो किसी प्लेस के तौर पे देगा। तो वेयर डू यू लिव, ये जो प्लेस आएगा वो क्या होगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो कि किसका किसका आंसर कर रहा है, जो आपने क्वेश्चन किया है। जैसे कि वेहर, वेहर यहाँ पे क्या है? एक एडवर्ब। जब कोई क्वेश्चन किसी एडवर्ब को पूछे, कहने का मतलब एडवर्ब ऑफ नेगेशन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ मैनर, इन से रिलेटेड हो, यानी कि कोई क्वेश्चन इनसे रिलेटेड किया जाए और आंसर में आपको ये एडवर्ब मिले, तो हम कहते हैं कि यह जो डब्ल्यू एच वर्ड है, यह एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेटिव है। तुम उदास क्यों हो? वाई आर यू सैड? तो इसमें क्या पूछा गया? एडवर्ब ऑफ रीजन। तुम कब आओगे? इसमें क्या पूछा गया? एडवर्ब ऑफ टाइम। तुम कहाँ रहते हो? ए- किसके बारे में बात हुई? प्लेस के बारे में, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तुम अंग्रेजी कैसे सीखते हो, यानी कि सीखने का ढंग क्या है, तो ये क्या हुआ? एडवर्ब ऑफ मैनर। अगला है दोस्तों जो कि हमारा आखिरी है, रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब वे वर्ड होते हैं जो दो वाक्यों, विचारों इत्यादि को जोड़ते हैं। जैसे कि स्थान, यानी कि प्लेस, समय, कारण यानी कि रीजन के बारे में अतिरिक्त जानकारी देते हैं। जैसे कि वेहर, वो जहाँ, वेहन जब, वाय क्यों, ये शब्द संज्ञा के साथ जुड़कर आते हैं। उदाहरण के लिए फॉर एन एग्जाम्पल, दिस इज द हाउस वेयर आई वॉज बोर्न, यह वह मकान है जहाँ पर मैं पैदा हुआ। यानी कि इस हाउस की एक विशेषता बता दी कि वेहर, जहाँ, यानी कि एडवर्ब ऑफ रिलेशन कर दिया हाउस के साथ, कि जहाँ मैं जन्मा, यानी कि दिस इज द हाउस और आई वॉज बोर्न, इन दोनों को कनेक्ट करा वेहर से, ताकि पता चले कि जहां पर मैं जन्मा वो यह घर है। आई रिमेम्बर द डे वेहन वी फर्स्ट मेट, मुझे वो दिन याद है जब हम पहली बार मिले। यानी कि यहाँ पर वेहन ने क्या किया? एक तरह से टाइम बता दिया कि जब हम मिले तो वो चीज़ मुझे याद है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम को बताया। तो ये ऐसे वर्ड्स जो दो वाक्यों को कनेक्ट करते हैं और उनमें रिलेशन दिखाने का काम करते हैं, तो हम उन्हें एडवर्ब ऑफ रिलेशन कहते हैं। तो दोस्तों ये था एडवर्ब का टॉपिक, और हमने सभी एडवर्ब्स को लगभग देख लिया और मैंने इनको समझा दिया। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे मेल कीजिए या मेरे सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझ तक रीच कीजिए, मैं आपका आंसर जरूर दूंगा दोस्तों। क्या होता है दोस्तों कि मैं चाहता हूं कि आप सब लोग, मैं इस मटेरियल को कुछ ऐसा बना रहा हूं कि आपको मेरी ज़रूरत ही न पड़े, कि मैं थोड़ा सा वीडियो में समझा दूं, कुछ टेक्स्ट में समझा दूं, जैसे कि मैंने अभी सारी एडवर्ब्स को आपके लिए पढ़ दिया और समझा दिया। लेकिन
इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा ऐड करके मैंने टेक्स्ट में लिख रखा है, यानी कि हर एडवर्ब के कुछ एग्जाम्पल्स भी लिख रखे हैं, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। तो दोस्तों प्लीज़ मुझे बताइए कि आप क्या चाहते हो, किस टाइप का कंटेंट चाहते हो, ताकि आपकी और मदद मैं कर सकूं। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।